तो आज शिक्षा मनोविज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण शीर्षक जिसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, व्यक्तित्व। किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर या शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंदर आम तौर पर एक टॉपिक जो है वो सिलेबस में होता है और वो व्यक्तित्व। शिक्षा मनोविज्ञान की बात जब भी करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकरण की चर्चा तो आनी ही है। मैं व्यक्तित्व शब्द पर बात करूं उससे पहले आपको बताना चाह रहा हूं, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से। और मैं कोई भी टॉपिक आपको कराता हूं तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य रहता है एक दो क्लास के अंदर उस शब्द के ऊपर बात की जाए, उस कंटेंट का जो आधारभूत है, जो बेसिक है, उसके ऊपर बात की जाए। तो बताना चाह रहा हूं, अगर मैं पर्सनैलिटी शब्द की बात करता हूं तो पर्सनैलिटी शब्द, व्यक्तित्व शब्द, व्यक्ति से व्यक्तित्व और पर्सन से पर्सनैलिटी। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है और हम उसको देखते हैं, जैसे आप किसी फिल्म एक्टर को देखते हो, अमिताभ बच्चन को देखते हो, बहुत ही अच्छी हाइट है, बोलने का तरीका अच्छा है, फेस, ड्रेसिंग सेंस, और हम क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन वाओ अ ग्रेट पर्सनैलिटी, ऐसा कहते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी या भारत का कोई बड़ा नेता जैसे मनमोहन सिंह या फिर जैसे लेडीज के अंदर इंदिरा गांधी हुई, इनको देखते ही लोग कहते थे कि वाकई बोल्ड पर्सनैलिटी है, बोल्ड पर्सनैलिटी। मैं बताना चाह रहा हूं, ऐसे व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, जिनको देखते ही, चाहे फिल्म अभिनेता हो, चाहे नेता हो, चाहे सेलिब्रिटी हो, आम तौर पर इनको देखते ही हम लोग क्या कहते हैं कि वाह ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, वाह पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो कहने का मतलब, और हमारे आसपास भी, हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोगों से सुबह से शाम हमारी मुलाकात होती है, और सुबह से शाम जब हमारी मुलाकात होती है तो हम सामने वाले के बारे में एक ओपिनियन जाहिर करते हैं। अगर हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और तीसरा आदमी आ गया, हमसे बात की, तीसरा आदमी चला गया, हम उस तीसरे आदमी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हम जिससे भी मिलते हैं उसके बारे में एक राय बनाते हैं, एक ओपिनियन बनाते हैं। और जब हम राय बनाते हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में तो हम वो राय अपने साथी के साथ शेयर भी करते हैं कि वो फलाना आदमी, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, या उसके नाक नक्श अच्छे हैं, या वो ड्रेसिंग सेंस में अच्छा है, या वो बोलने में अच्छा है, या भी उसका लुक अच्छा है। ऐसा आमतौर पर हम करते हैं। और मैं बताना चाह रहा हूं, व्यक्तित्व भी कुछ इसी प्रकार की अवधारणा है। व्यक्तित्व कुछ इसी प्रकार की अवधारणा। हम वास्तव में अंदर कैसे हैं, जो दुनिया को नहीं पता, वो कभी व्यक्तित्व नहीं हो सकता। लेकिन मैं कैसा दुनिया को दिखाई दे रहा हूं, मेरा लुक, मेरा बात करने का तरीका, मेरी तहजीब, मेरे शब्द, मेरी फिटनेस, जो कुछ भी, मेरा व्यवहार, जो कुछ भी इस दुनिया को दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी लोगों को नजर आ रहा है, वो सब क्या है, मेरा व्यक्तित्व है। मैं अगर इस व्यक्तित्व शब्द की बात करूं, अंग्रेजी का ये शब्द है पर्सनैलिटी। ध्यान देना, अगर व्यक्तित्व के इस अंग्रेजी शब्द पर बात की जाए तो पर्सनैलिटी, अंग्रेजी शब्द पर्सनैलिटी है, आप सबको ही पता है अंग्रेजी शब्द है पर्सनैलिटी। अब कई बार स्टूडेंट गड़बड़ क्या करते हैं कि पर्सनैलिटी कौन सी भाषा का शब्द है, लिख के आते हैं पर्सनैलिटी लैटिन का। नहीं, पर्सनैलिटी लैटिन का नहीं है, पर्सनैलिटी तो अंग्रेजी का ही शब्द है। लेकिन ये अंग्रेजी शब्द पर्सनैलिटी, ये लैटिन भाषा के जिस शब्द से बना है वो शब्द है पर्सोना। लैटिन भाषा के जिस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है वो शब्द कौन सा है, वो शब्द पर्सोना है। लैटिन भाषा के शब्द पर सोना से उत्पत्ति हुई है। ध्यान देना, लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना, और इस शब्द से पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है।
अब मैं आपके सामने यहां पर बताना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने यहां लिखा पर्सोना, पर्सनैलिटी शब्द आया कहां से है? ये आया है पर्सोना से। पर्सनैलिटी द टर्म इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पर्सोना द लैटिन वर्ड, यानी कि लैटिन शब्द पर्सोना से ये पर्सनैलिटी शब्द आया है। और इस पर्सोना का मतलब क्या होता है? इस पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है नकाब। आपको जानकारी हो, इस पर्सोना शब्द का अर्थ होता है नकाब। इसको आप मुखौटा कह सकते हैं और इसको आप मास्क कह सकते हैं, मास्क। बीते दिनों के अंदर, बीते सालों के अंदर हमने जब कोरोना पैंडेमिक का काल देखा, तो उस कोरोना पैंडेमिक के अंदर हम अपने फेस पर क्या लगाते हैं? मास्क। मैं बताना चाह रहा हूं कि वो मास्क लगाने से कई बार उस मास्क के पीछे कौन सा चेहरा है, इसकी पहचान भी हम नहीं कर पाते। आदमी पहचान नहीं पाते और कई बार हम कहते हैं अरे यार आपको पहचाना नहीं, वो एक्चुअली क्या है? आपके मास्क लगा हुआ है। हम कहते हैं ना, कोरोना पैंडेमिक काल में हमने ये खूब लोगों को कहा होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि नकाब या मुखौटा शब्द से इस पर्सोना का मतलब था नकाब, मुखौटा, मास्क, और इस शब्द से ओरिजिनेट किया है हमने पर्सनैलिटी शब्द को। इसका मतलब क्या है कि व्यक्तित्व भी एक प्रकार का नकाब है, व्यक्तित्व भी एक प्रकार का क्या है? मुखौटा है। व्यक्तित्व भी एक प्रकार का क्या है? मास्क है। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि नकाब, मुखौटा या मास्क, हमारा व्यक्तित्व है, उसके पीछे भी क्या है? नकाब ही है। आज आप अंदर से बिल्कुल रूड है, लेकिन लोगों को सॉफ्ट नजर आते हैं, तो लोग क्या कहेंगे? इसका व्यक्तित्व बहुत ही सॉफ्ट है। आप बिल्कुल ही सॉफ्ट नेचर है, मतलब अंदर से आप बिल्कुल सॉफ्ट है, मतलब आपका हृदय बहुत ही कोमल है, लेकिन लोगों के सामने बिल्कुल रूड बिहेव करते हैं, तो लोग क्या कहेंगे? एटीट्यूड वाला आदमी है। यानी व्यक्तित्व वो नहीं है जो हम वास्तव में है, व्यक्तित्व वह है जो लोगों को दिखाई दे रहा है। क्योंकि व्यक्तित्व को परिभाषित कौन करेंगे और हमारे व्यक्तित्व का अवलोकन कौन करेंगे, हमारे व्यक्तित्व को जज कौन करेंगे, हमारे व्यक्तित्व को डिफाइन कौन करेंगे? वो लोग करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम कैसे भी है, जैसे उदाहरण के तौर पर एक नेता अंदर से चाहे कैसा होगा, सपोज करिए कोई नेता है, वो कैरेक्टरलेस है, लेकिन दुनिया के सामने आता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है, महिला गरिमा की बात करता है, बहुत ही मजबूती के साथ अपनी आवाज को रखता है, और पर्दे के पीछे की उसकी कहानी अगर लोगों को पता नहीं है, तो लोग क्या कहेंगे? नेता इसके जैसा कोई नहीं, ये वास्तव में बहुत बढ़िया आदमी, भला आदमी है, ये लेडीज का कितना सम्मान करता है, इसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब हमने पर्सनैलिटी में ओवरऑल सारी क्वालिटीज है। मैं बताना यह चाह रहा हूं कि हमने जो देखा उसी रूप में व्यक्तित्व का आकलन कर लिया, आदमी चाहे कुछ भी अंदर हो। तो कहने का मतलब, और इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति अपने आप में एक नकाब को, एक मास्क को, एक मुखौटे को ओढ़ कर रखा है, और वो उस नकाब के माध्यम से जो गुण हमें दिखाई दे रहे हैं, वही वास्तव में एक व्यक्ति का क्या है? व्यक्तित्व है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब हिंदी शब्द व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो व्यक्तित्व का मतलब ही यही है, व्यक्ति से संबंधित जितने भी गुण हैं, जितनी भी क्वालिटीज है। व्यक्तित्व का मतलब व्यक्ति से संबंधित जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज से मतलब यहां संपत्ति से नहीं, उसकी फिजिकल जो या इंटेलेक्चुअल जो उसकी क्वालिटीज है, वो सारी क्वालिटीज अपने आप में पर्सनैलिटी कहलाती है। मैं बताना चाह रहा हूं, जब मैं व्यक्तित्व शब्द की बात करता हूं, तो व्यक्तित्व को हम जब भी किसी व्यक्ति को देखते हैं, आम तौर पर उसके बाहरी रंग रूप, उसका सौंदर्य, उसका लुक, उससे हम व्यक्तित्व को डिफाइन करते हैं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि जब भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात होती है, जब भी किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी की बात होती है, अब आपको यह तो समझ में आ ही गया कि व्यक्तित्व मतलब एक प्रकार का मुखौटा है, और जैसा लोगों को दिखता है वही व्यक्तित्व है, अंदर चाहे आदमी कैसा भी हो। मैं बताना चाह रहा हूं कि व्यक्तित्व
को जब हम लोग उसके संकुचित स्वरूप के अंदर समझने की कोशिश करते हैं, व्यक्तित्व को जब हम उसके संकुचित स्वरूप में समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि व्यक्तित्व अपने आप में क्या है, जो व्यक्ति का बाहरी रंग रूप सौंदर्य दिखाई दे रहा है वो उसका व्यक्तित्व। लेकिन अगर हम व्यापक परिभाषा में जाएंगे तो रंग रूप सौंदर्य तो है ही, ये तो है ही, ये तो है ही, सारी बाहरी गुण तो है ही, लेकिन इसके अलावा उसके आंतरिक गुण, जिसमें वो आंतरिक गुण जो किसी न किसी रूप में लोगों को दिखाई देते हैं या लोगों के सामने प्रकट होते। व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी गुणों का व्यवस्थित संगठन, वो व्यक्तित्व है। आज कोई हॉस्पिटल के अंदर बेड पर 3 साल से लेटा हुआ है, आप ये नहीं कह सकते कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, क्योंकि उसके मान लो वो कोमा के अंदर और उसकी कोई क्वालिटीज लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, तो लोग उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि भाई इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। देखो, पर्सनैलिटी का मतलब यही है कि पर्सन के वो गुण जो लोगों को दिखाई देते हैं। और अगर हम संकुचित स्वरूप में बात करते हैं तो संकुचित रूप के अंदर केवल व्यक्ति का जो बाहरी रंग रूप है, देखो किसी व्यक्ति का अच्छा ड्रेसिंग सेंस देखकर हम क्या कहते हैं, वाओ इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज कोई लड़की है, अच्छे ड्रेसिंग सेंस के साथ है, खूबसूरत है, हाइट अच्छी है, देखते ही कह दिया कि वाह ग्रेट पर्सनैलिटी, लेकिन जैसे ही बोलना शुरू किया हमने कहा यार सब पानी पानी कर दिया। क्यों? क्योंकि बोलना शुरू किया तो उसने हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना शुरू कर दिया, गालियों का यूज कर दिया और एकदम बुरा भला ऐसे इस टाइप से बोलने लगी। तो कहने का मतलब जब तक वो चुप थी हमने कहा इसकी पर्सनैलिटी बहुत शानदार है, लेकिन जब उसने बोला तो हमने बोलने से ही आदमी चाहे वो उसके कितने गुण थे वो सारे गुण क्या हो गए, कवर हो गए। तो कहने का मतलब बाहरी रंग रूप सौंदर्य ये संकुचित परिभाषा है व्यक्तित्व की। किसी व्यक्ति को देखने पर हम पहली नजर में व्यक्तित्व का आकलन इस आधार पर कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के साथ संपर्क में रहते हैं तो हम व्यापक रूप में उसके व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। हम अगर कोई आदमी बार बार बीमार पड़ रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है, ये उसकी पर्सनैलिटी को जो है वो नेगेटिव सेंस में ले जाती है। एक व्यक्ति जिसके सपोज करिए कि सामाजिक उसके गुण अच्छे नहीं है, समाज के साथ हिलता मिलता नहीं है, तो भी समाज वाले कहेंगे दिखे भले ही गड़ो, ये मतलब दिखता भले ही अच्छा है। लेकिन देखो मैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर तो बहुत सारी मारवाड़ी भी यूज करता हूं, लेकिन यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमारी एक व्यवस्था ये है कि इस कोर्स के साथ हमारे हिंदी भाषी बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में जितना कम हो लोकल लैंग्वेज अगर मैं कहीं यूज भी करता हूं तो उसको हिंदी ट्रांसलेट करूंगा, इसलिए निश्चित रहे सारे विद्यार्थी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे हम कहते हैं कि ए दिखे तो घणो ही फूट रो है लेकिन बोले जिदे काकरा, कहने का मतलब दिखने में तो बहुत अच्छा है लेकिन जब बोलता है तो इसके व्यक्तित्व पर पानी पानी हो जाता है, व्यक्तित्व सारा बिखर जाता है। तो कहने का मतलब, और कई व्यक्ति ऐसे हैं जैसे मान लो दिखने में एक काला आदमी है लेकिन व्यवहार इतना मृदुभाषी है, अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, लोगों के साथ में हिलता मिलता है। लोग क्या कहते हैं, भगवान ने लुक भले ही मत दिया पर इसकी पर्सनैलिटी बड़ी गजब है, मतलब लुक को भी दूसरे गुणों ने ढक दिया। कहने का मतलब यह है कि बाहरी रंग रूप सौंदर्य ये व्यक्ति का क्या लुक है, उसका किस प्रकार का फेस है, उसका किस प्रकार का ड्रेसिंग सेंस है, ये व्यक्तित्व की संकुचित परिभाषा है। लेकिन व्यक्तित्व की संकुचित परिभाषा के साथ साथ हमें व्यक्तित्व की व्यापक परिभाषा पर, व्यापक अर्थ पर भी जाना होगा। अगर मैं व्यक्तित्व के व्यापक स्वरूप की बात करूं तो व्यापक स्वरूप के अंदर एक व्यक्तित्व केवल रंग रूप या सौंदर्य नहीं होता, पर यह भी नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल नहीं है, ये तो है ही। अगर व्यक्तित्व को परिभाषित करेंगे तो रंग रूप सौंदर्य ये तो है ही, लेकिन इसके साथ क्या चीजें आएगी, इसके साथ आपको ध्यान हो व्यक्ति की इंटरनल क्वालिटीज, व्यक्ति के आंतरिक गुण भी जो लोगों को किसी न किसी रूप में प्रकट हो रहे हैं, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का संवाद, उसका कम्युनिकेशन कह दो, संप्रेषण कह दो,
जो लोगों के साथ में वो संप्रेषण करता है, बातचीत करता है, वो कह दो। इसके अलावा व्यक्ति के सामाजिक, संवेगात्मक, सामाजिक गुण है, संवेगात्मक गुण है, व्यक्ति के शारीरिक मानसिक गुण है, इन सब का संगठन, इन सब का व्यवस्थित संगठन, व्यक्ति के शारीरिक मानसिक समस्त जितनी भी व्यक्ति की आउटर एंड इंटरनल क्वालिटीज जो लोगों को दिखाई दे रही है किसी न किसी रूप में, समस्त गुणों का। अब आप कहेंगे इंटरनल क्वालिटीज कैसे दिखेगी? इंटरनल क्वालिटीज एज इट इज नहीं, लेकिन इंटरनल क्वालिटीज किसी न किसी व्यवहार के रूप में परिलक्षित होगी लोगों को। तो इन समस्त गुणों का जो व्यवस्थित संगठन है उसको हम व्यक्तित्व के रूप में डिफाइन करेंगे। देखो, आप व्यक्तित्व के माप भी पढ़ेंगे, व्यक्तित्व का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, सील गुण थ्योरी भी सिद्धांत भी आएंगे, व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत भी आएंगे, लेकिन वो सारी चीजें पढ़ने से पहले अगर हमको यही पता नहीं कि पर्सनैलिटी है क्या, व्यक्तित्व क्या है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर व्यक्तित्व हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि व्यक्तित्व को संकुचित अर्थ में और व्यक्तित्व को व्यापक अर्थ में अगर हम डिफाइन करें, संकुचित अर्थ में बाहरी रंग, रूप, सौंदर्य, लुक कैसा है, फेस कैसा है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है व्यक्ति का, मतलब आप जिस आदमी से कभी मिले नहीं हो, कभी आप जानते नहीं हो, और वो आदमी आपके सामने आया और आपने देखते ही कह दिया कि इस आदमी की पर्सनैलिटी वाओ गजब है, इसका मतलब ये आपने केवल संकुचित अर्थ में उसको जो है वो डिफाइन किया। लेकिन आप उससे 2-4 बार 10 बार मिलेंगे और फिर आप व्यक्तित्व का जो आकलन करेंगे वो उसकी इंटरनल के साथ साथ आउटर के साथ साथ इंटरनल क्वालिटीज को भी आप ध्यान रखेंगे, उसके स्वास्थ्य, उसके शारीरिक गुण, उसका बोलने का तरीका, उसके इमोशंस। एक आदमी दिखने में बहुत अच्छा लेकिन बात बात पे गुस्सा करता है तो उसका व्यक्तित्व आप अच्छा नहीं मानेंगे। एक व्यक्ति है दिखने में एवरेज भी है लेकिन सहनशील है, हम कहेंगे कि यार इस आदमी की पर्सनैलिटी अच्छी है। तो कहने का मतलब यहां पर यह समझना होगा कि संकुचित स्वरूप में व्यक्तित्व की परिभाषा यह कहती है कि बाहरी रंग, रूप, सौंदर्य, उसका लुक, उसका फेस रीड आदि। लेकिन व्यापक स्वरूप में व्यक्तित्व की परिभाषा यह कहती है कि रंग, रूप, सौंदर्य तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनल क्वालिटीज है, व्यवहार है, संवाद है, शारीरिक मानसिक गुण है। ये सारी चीजें अपने आप में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण करती है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपका व्यक्तित्व तब अच्छा माना जाएगा जब आप जिस समाज में रहते हो उस समाज के साथ में आपका एडजस्टमेंट अच्छा है। अभी मैं व्यक्तित्व की विशेषताओं पर भी जब आऊंगा तो आपको बताऊंगा व्यक्तित्व का मतलब केवल इतना नहीं होता कि हमने किसी को देख लिया, उसका लुक रीड अच्छा है, हमने कह दिया कि ये व्यक्तित्व नहीं। देखो, संकीर्ण परिभाषा में हम बाहरी रंग, रूप, सौंदर्य को आधार बना सकते हैं, लेकिन व्यापक अर्थ में हमें शरीर की रचना पर जाना होगा, स्वास्थ्य पर जाना होगा, शारीरिक मानसिक गुणों पर जाना होगा। इन तमाम चीजों के ऊपर हम जब जाएंगे तो निश्चित रूप से हम एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ में बात कर रहे होंगे और व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिभाषित भी कर रहे होंगे। मैं एक चीज और बता दूं, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ही अच्छा माना जाता है जो अपने परिवेश के साथ, अपने क्लाइमेट के साथ, अपने वातावरण के साथ समुचित रूप से अनुकूलन करने वाला व्यवहार करता है। वो अच्छा व्यक्तित्व है और वही व्यक्तित्व है, वास्तव में कहे तो वही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व का मतलब यही है कि किसी व्यक्ति का उसके परिवेश के साथ, उसके वातावरण के साथ अनुकूलन अभिव्यक्त करने वाला उसका व्यवहार। आपको ध्यान हो, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अगर हमें परिभाषित करना हो, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर अगर हमें बात करनी हो, तो मैं ये कहूंगा कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके परिवेश के साथ, उसके परिवेश के साथ, परिवेश मतलब वातावरण, सराउंडिंग्स, एटमॉस्फियर, परिवेश यानी वातावरण के साथ अनुकूलन व्यक्त करने वाला, अनुकूलन व्यक्त करने वाला व्यवहार है। आपको ध्यान हो, जब मैं व्यक्तित्व की बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं
कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके परिवेश मतलब क्लाइमेट, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके परिवेश यानी कि उसके सराउंडिंग्स के साथ उसका व्यवहार है जो उसको अनुकूलित रखने की कोशिश करता है, उसको अनुकूलित रखने की कोशिश करता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। मैं व्यक्तित्व को डिफाइन करने वाली कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस पर भी आपको ले जाना चाह रहा हूं। हमारे एक मशहूर विद्वान थे जिनका नाम था महोदय ऑलपोर्ट। व्यक्तित्व का जब भी चैप्टर पढ़ेंगे तो व्यक्तित्व के अंदर इस विद्वान का नाम तो बार बार आना ही है, क्योंकि इन्होंने व्यक्तित्व पर अध्ययन किया है। मैं महोदय ऑलपोर्ट की बात कर रहा हूं, और मैं ऑलपोर्ट की बात करूं तो मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि महोदय ऑलपोर्ट जिन्होंने व्यक्तित्व के शीलगुण सिद्धांत को दिया, और वो शीलगुण सिद्धांत आगे जब व्यक्तित्व के सिद्धांत आएंगे तो हम पर्सनैलिटी की ट्रैट थ्योरीज को जब पढ़ेंगे तो हम ऑलपोर्ट की ट्रैट थ्योरी, ऑलपोर्ट के शीलगुण थ्योरी को, शीलगुण सिद्धांत को पढ़ेंगे। मैं महोदय ऑलपोर्ट के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। हमारे बहुत ही मशहूर विद्वान ऑलपोर्ट कहते हैं कि ऑलपोर्ट ने उस समय तक प्रचलित, जब 1937 के अंदर ऑलपोर्ट ने अपनी परिभाषा दी, तो ऑलपोर्ट के जमाने तक व्यक्तित्व की लगभग 49 परिभाषाएं उन्होंने निकाली एक एक करके। हम उन 49 परिभाषाओं पर नहीं जा रहे, हम सीधे ऑलपोर्ट पे आए हैं। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि ऑलपोर्ट ने 1937 के अंदर उस समय तक प्रचलित 49 परिभाषाओं का संकलन करके और फिर एक नई परिभाषा गढ़ी थी। मतलब व्यक्तित्व के संदर्भ में जो उस जमाने में प्रचलित थी 49 डेफिनेशंस, 49 परिभाषाएं, उन 49 परिभाषाओं का संकलन किसने किया? 49 परिभाषाओं का संकलन कहते हैं कि महोदय ऑलपोर्ट ने किया। और ऑलपोर्ट ने 1937 के अंदर न केवल 49 परिभाषाओं का संकलन किया, बल्कि ऑलपोर्ट ने एक पुस्तक लिखी 1937 के अंदर, पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ध्यान दें, पर्सनैलिटी आपको जानकारी हो, उन्होंने 49 परिभाषाओं का संकलन कर अपनी एक पुस्तक जिसमें उन्होंने ये परिभाषा दी, उनकी पुस्तक का नाम था पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। देखो किताब का नाम ही व्यक्तित्व के ऊपर है, पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। साइको आपको जानकारी हो, साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन कहते हैं कि ये किताब किसने लिखी? ये किताब लिखी थी महोदय ऑलपोर्ट ने। महोदय ऑलपोर्ट ने ये किताब लिखी जिस किताब का नाम है पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। और इस किताब के अंदर उन्होंने व्यक्तित्व को परिभाषित करने का काम किया, उन्होंने व्यक्तित्व को डिफाइन करने का काम किया। उन्होंने कहा, और उनकी परिभाषा आज तक बड़ी मशहूर परिभाषा है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है ऑलपोर्ट महोदय की। ऑलपोर्ट महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ मतलब परिवेश के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य मतलब समायोजन, एडजस्टमेंट, यूनिक एडजस्टमेंट। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्था, मनोशारीरिक मतलब मानसिक भी शारीरिक भी, यानी इंटरनल एंड आउटर दोनों चीजें आ जाएगी। उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील शब्द को समझना, व्यक्तित्व स्थायी नहीं होता इस दुनिया के अंदर। देखो शब्दों से और मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा से हम कुछ शब्द निकालते हैं और वो शब्द परीक्षा के अंदर ध्यान रखने बहुत जरूरी होते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील। आपको ध्यान हो, मैं एक उदाहरण हल्का सा देता हूं। आमतौर पर जैसे RAS IAS में इंटरव्यू होते हैं, और इंटरव्यू जब होता है ना साक्षात्कार, तो साक्षात्कार का नाम क्या लिखा हुआ होता है? साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षण। जब भी आप किसी RAS और IAS के इंटरव्यू में बैठते हैं तो वहां इंटरव्यूअर का
इंटरव्यू लेने वाले का उद्देश्य आपकी नॉलेज को चेक करना नहीं होता है। नॉलेज चेक करते हैं, लेकिन उसका मूल उद्देश्य नॉलेज चेक करना ही नहीं है वो, क्योंकि नॉलेज तो आपका रिटन एग्जाम में चेक हो चुका है, तभी तो आप इंटरव्यू के दरवाजे तक आए हैं। वहां मूल उद्देश्य होता है आपकी पर्सनैलिटी को परखना। आप सवाल का उत्तर तो दे रहे हैं, पर उत्तर किस कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हैं, और क्या आपकी पर्सनैलिटी में ना कहने की भी आदत है कि नहीं है। जानबूझकर आपको ऐसा सवाल पूछा जो आपने जिंदगी में सुना नहीं, लेकिन क्या आप उस समय कह सकते हैं सॉरी सर मुझे नहीं आता। यह भी व्यक्तित्व का एक अच्छा गुण है कि आप ना कहे। कई व्यक्ति कहते कैसा भी सवाल हो, नहीं भी आएगा ना तो भी गोल मोल घुमाएंगे, और सामने इंटरव्यू लेने वाले को पता चल जाता है कि ये मेरे साथ में ब्लफ कर रहा है, ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, और नंबर कम आ जाते फिर। और हमें वहां लगता है कि मैंने तो सारे सवालों के उत्तर दिए। आपको ध्यान हो, जब हमें किसी मुद्दे पर स्पष्ट जानकारी नहीं हो तो इंटरव्यू लेने वाला यही चाहता है कि हम बोले भी, हाँ हम ये कह सकते हैं सॉरी सर मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन आप कहें तो मैं अपने विचार रख सकता हूं। तो यह भी एक पर्सनैलिटी का पक्ष है जो इंटरव्यू में देखा जाता है। इंटरव्यू में आपका बोलना, आपका बात करने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, कुछ लोग तो कुर्सी के अंदर एकदम कहते हैं ना कि सपोर्ट लेके बैठते हैं, कुछ एकदम बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के बैठते हैं, यह भी आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है वहां। और इन सारी चीजों के आधार पर आपको जज किया जाता है एक इंटरव्यू के अंदर। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू का भी मूल उद्देश्य व्यक्तित्व परीक्षण है। अब मैं आया इंटरव्यू की बात क्यों कर रहा हूं, ऑलपोर्ट की परिभाषा आने पे ये बता रहा हूं। इंटरव्यू होने से पहले आप अलग अलग इंटरव्यू क्लासेस को अटेंड करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को सुधारने के लिए, बैठने के तरीके को सुधारने के लिए, कैसे जवाब देना है। अगर व्यक्तित्व स्थायी होता तो क्या इन इंटरव्यू क्लासेस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती थी? नहीं। लेकिन हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस चलाते हैं। भारत में जगह जगह पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस है, और जब भारी संख्या में लोग अपने व्यक्तित्व का विकास करने का प्रशिक्षण लेते हैं। आपको ध्यान हो, जब हम किसी प्राइवेट कंपनी में लगते हैं तो कंपनी ट्रेनिंग देती है कि आपको कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है इस कंपनी के अनुकूल। यानी हमारे व्यवहार को समय समय पर परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। इसका मतलब पर्सनैलिटी तो चेंज होती है कि नहीं होती है। आज सपोज करिए 5 साल पहले कॉलेज के अंदर एक लड़का पढ़ रहा था, वही आउटशर्ट था, शर्ट बाहर निकला हुआ था, कॉलर कभी ऊपर रख लेता था, बाल बढ़े हुए और बिखरे हुए होते थे, दाढ़ी की हुई नहीं है तो भी चलेगा। लेकिन मान लो 5-7 साल बाद समय बदल गया और वो लड़का आईएएस में, आरएस में, किसी बड़े एग्जाम में सेलेक्ट हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि आईएएस बनने के 2 साल बाद जब वो घर आएगा, क्या आपको वो लड़का वैसा दिखेगा जैसा वो 5 साल पहले था? उसका ड्रेसिंग ही अलग दिखेगा। पहले तो शर्ट आउटशर्ट होता था और कई बार पैंट ना पहनकर पजामा भी पहन लेता था, और आज वो अपने ड्रेसिंग का ध्यान रखता है, टाई भी लगा देता है, कोट भी पहन लेता है, चश्मा भी लगा हुआ। चश्मा नजर का नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ढंग से, पहले की तरह नहीं कि भाई सिर पे लगा दिया और ऐसे। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें परिवर्तित हुई, उसका बात करने का तरीका भी बदला। तो कहने का मतलब उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्या हो गई? बदल गई। इसका मतलब तो ये हुआ ना उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आया। आज जैसे आप 18 साल की उम्र के अंदर कॉलेज पढ़ते समय है, क्या 30-32 के हो गए, सरकारी नौकरी लग गई, क्या आपकी पर्सनैलिटी वैसी की वैसी रहेगी? नहीं। पर्सनैलिटी में परिवर्तन होता है, इसका मतलब वो मनोशारीरिक अवस्थाओं का कैसा संगठन है? गतिशील। व्यक्तित्व कभी भी स्थायी संगठन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसका उसके पर्यावरण के साथ, मतलब परिवेश के साथ। मैंने यही तो कहा, आप घर में कैसे हो कोई मतलब नहीं, लेकिन आप परिवेश के साथ कैसे हो, यह व्यक्तित्व है। परिवेश के साथ अद्वितीय समायोजन, मतलब आप परिवेश के साथ एडजस्टमेंट करें। देखो, एक आप जैसी भी परिस्थिति आई, आप समाज परिवेश के साथ में हिलमिल कर चलते। इसका मतलब यह भी नहीं कि आप बिल्कुल विरोध बिल्कुल ना करें किसी चीज का, गलत हो रहा है विरोध भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम परिवेश के साथ में एक समायोजन बनाकर रखते हैं, एडजस्टमेंट बनाकर रखते हैं, और हमारा वही अद्वितीय समायोजन हर व्यक्ति का अलग ही होता है, अपने आप में यूनिक होता है। तो यह अद्वितीय समायोजन ही हमको व्यक्तित्व के ऊपर ले जाता है। देखो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं एक चीज फिर कह रहा हूं, मैं एक चीज को रिपीट भी करता हूं, मैं एक चीज को
एक टर्म को समझाने के लिए एक दो वीडियो हर टॉपिक चैप्टर में, हर कंटेंट में बनाता हूं, क्योंकि जब तक हमें व्यक्तित्व ही समझ में नहीं आएगा और हम पूरा व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आपको ध्यान हो, ऑलपोर्ट महोदय की परिभाषा में बताना चाह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। ऑलपोर्ट महोदय ने कहा था कि व्यक्तित्व उन मनोदेहिक कह दीजिए, मनोशारीरिक कह दीजिए, व्यक्तित्व उन मनोदेहिक या मनोशारीरिक, मानसिक शारीरिक दोनों साथ में आ गए, मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है, गतिशील संगठन है जो व्यक्तित्व उन मनोदेहिक या मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति में, ध्यान दें, थोड़ा सा इस शब्द को सही कर देता हूं, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेहिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है, मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ, पर्यावरण कह दीजिए, परिवेश कह दीजिए, सराउंडिंग्स कह दीजिए, जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य स्थापित करता है, उसका अद्वितीय सामंजस्य स्थापित करता है, आपको ध्यान हो, व्यक्तित्व उन मनोदेहिक मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो व्यक्ति का उसके वातावरण के साथ, उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य स्थापित करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे ध्यान देना। ऑलपोर्ट महोदय ने यह परिभाषा दी कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेहिक मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य स्थापित करता है। मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि व्यक्ति में उन मनोदेहिक अवस्थाओं का गतिशील, देखो पहली चीज मनोदेहिक या मनोशारीरिक अवस्थाओं का, दूसरी चीज गतिशील शब्द लिखा है। गतिशील मतलब व्यक्तित्व स्थायी नहीं है, ये बदलता है, ये लाइफ में आपको ध्यान हो, आपका जॉब बदल गया, व्यक्तित्व बदल जाएगा। आप स्कूल में पढ़ रहे थे अलग है, आज नौकरी कर रहे हो तब व्यक्तित्व अलग है। व्यक्तित्व पर्सनैलिटी लाइफ में कई बार, कई तरीकों से, कई पक्ष में चेंज होती है। एक आदमी अनमैरिड है और उसकी शादी हो जाती है ना, तब भी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाते हैं। कई बार व्यक्ति अलग लगता है, ओ हमें शादी हुई रही, मतलब अब शादी हो गई इसलिए आपकी पर्सनैलिटी अलग है, तो वो भी पर्सनैलिटी में परिवर्तन आता है। दूसरा संगठन, व्यक्तित्व तो किसी एक चीज का नाम नहीं है, उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का एक गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय क्या स्थापित करते हैं, सामंजस्य। सामंजस्य मतलब समायोजन, अनुकूलन कह दो, अद्वितीय अनुकूलन। अनुकूलन शब्द भी लिख सकते हैं सामंजस्य की जगह, सामंजस्य लिखो चाहे अनुकूलन लिखो चाहे समायोजन लिखो, ठीक है। देखो जीन पियाजे की थ्योरी आएगी तब अनुकूलन समायोजन वहां अलग संदर्भ में पढ़ेंगे तो वहां कुछ डिफरेंसेस भी आएंगे, वो अलग बात है। यहां सामंजस्य कह दो, अनुकूलन कह दो, एडजस्टमेंट कह दो, वो व्यक्तित्व को डिफाइन किया है। मैं एक परिभाषा आपके सामने और रखना चाहूंगा। हमारे एक बहुत मशहूर विद्वान है आइजैनक करके, ध्यान दें, आइजैनक महोदय ने 1952 के लगभग एक डेफिनेशन दी। आइजैनक महोदय ने 1952 के अंदर एक किताब लिखी थी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब व्यक्तित्व का वैज्ञानिक अध्ययन। और उसमें उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रकृति, ज्ञान शक्ति और शरीर गठन, ध्यान देना, चार चीजें बताई। व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, उसकी चित्त प्रकृति, उसके ज्ञान शक्ति और शरीर के गठन का लगभग एक स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है। देखो यहां पर थोड़ा सा फर्क, लगभग एक स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन,
अपूर्व यानी अद्वितीय, वही अद्वितीय जो बात ऑलपोर्ट ने करी, अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। तो थोड़ा सा वहां गतिशील संगठन लिखा था, यहां लगभग स्थायी और टिकाऊ संगठन, यह बात करता है आइजेनक। इन दोनों की परिभाषा को फिर वॉल्टर मिस्केल ने बदल दिया, वो अलग बात है। आइजेनक महोदय, इन्होंने 1952 के अंदर एक डेफिनेशन दी और कहते हैं कि आइजेनक महोदय ने एक किताब लिखी और वो किताब थी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। कहते हैं यह किताब आइजेनक महोदय ने लिखी थी 1952 के लगभग। आइजेनक महोदय की यह किताब आई, इस किताब का नाम था द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। और इस किताब के अंदर कहते हैं कि व्यक्तित्व को और आइजेनक महोदय ने भी अपने हिसाब से डिफाइन करने का प्रयास किया था। उन्होंने क्या कहा? आइजेनक महोदय ने कहा कि व्यक्तित्व, ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लेते परीक्षा में। ऑलपोर्ट की परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्योंकि व्यक्तित्व की जितनी परिभाषा है उसमें यह परिभाषा कई बार एग्जाम के अंदर आ चुकी है, डायरेक्ट हूबहू। आइजेनक महोदय ने यह कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रकृति, व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रकृति, ज्ञान शक्ति और शरीर गठन, ज्ञान शक्ति और शरीर गठन का लगभग एक स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है, का लगभग एक स्थायी का यानी कुछ चेंजेज हो सकते हैं, लगभग एक स्थायी व टिकाऊ संगठन है, जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। बात वही है, कुछ घुमा फिराकर बात वही कही है, जो वातावरण में यानी पर्यावरण के साथ, वही बात है, जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन मतलब अद्वितीय सामंजस्य, एक ही बात है, अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है, अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा महोदय आइजेनक ने दी। और आइजेनक महोदय ने यह कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, ध्यान देना, यहां आइजेनक महोदय की परिभाषा में क्या है, इसमें इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रकृति, ज्ञान शक्ति और शरीर का गठन, चार चीजें बताई, इनका लगभग स्थायी और टिकाऊ संगठन है और जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन मतलब अद्वितीय समायोजन का निर्धारण करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात, ध्यान दें। व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, उसकी चित्त प्रकृति, उसकी ज्ञान शक्ति और उसके शरीर का गठन का लगभग एक स्थायी और टिकाऊ संगठन है, जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। मैं यहां पर एक बात और बताना चाह रहा हूं, ऑलपोर्ट महोदय की परिभाषा और महोदय आइजेनक की परिभाषा। ऑलपोर्ट ने कहा था मनोदेहिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन, इसने कहा कि चरित्र, चित्त प्रकृति, ज्ञान शक्ति और शरीर गठन का। उसने कहा गतिशील संगठन, इसने कहा लगभग स्थायी टिकाऊ संगठन, और उसने भी कहा पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य, और इसने कहा वातावरण के साथ अपूर्व सामंजस्य या समायोजन, एक ही बात। तो दो परिभाषाएं आई, लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूं कि ऑलपोर्ट और आइजेनक की परिभाषा, दोनों परिभाषाओं में भीतरी गुण और व्यवहार दोनों सम्मिलित तो है व्यक्तित्व में, लेकिन भीतरी गुणों पर ज्यादा बल है, भीतरी गुणों पर ज्यादा बल है।
क्योंकि वहां मनोदैहिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन, यहां चरित्र, चित्त, प्रकृति, ज्ञान शक्ति, शरीर गठन का। तो यहां दोनों में इंटरनल क्वालिटीज और व्यवहार दोनों की बात है, पर इंटरनल क्वालिटीज पे बल ज्यादा है, ये ध्यान दें। तो इसीलिए इस परिभाषा को फिर बदला वॉल्टर मिस्केल ने। कहते हैं ऑलपोर्ट व आइजेनक की परिभाषाओं में, ऑलपोर्ट व आइजेनक की परिभाषाओं में, ऑलपोर्ट व आइजेनक की परिभाषाओं में व्यक्तित्व के भीतरी गुण व व्यवहार, व्यक्तित्व के भीतरी गुण व भीतरी गुण व व्यवहार दोनों सम्मिलित किए गए, भीतरी गुण व व्यवहार सम्मिलित है, पर भीतरी गुणों पर ज्यादा बल है, पर भीतरी गुणों पर ज्यादा बल है, भीतरी गुणों पर ज्यादा बल है। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दें, कहते हैं कि ऑलपोर्ट और आइजेनक दोनों की परिभाषाओं में व्यक्तित्व के भीतरी गुणों की भी बात है, व्यवहार की भी बात है, लेकिन जो ज्यादा बल दिया गया वो किस पे दिया गया, वो ज्यादा बल भीतरी गुणों के ऊपर दिया गया। और इसीलिए एक परिभाषा 1981 के अंदर आई, वॉल्टर मिस्केल की परिभाषा। महोदय वॉल्टर मिस्केल, महोदय वॉल्टर मिस्केल 1981 के अंदर ये एक परिभाषा देते हैं, और ये परिभाषा ऑलपोर्ट और आइजेनक की परिभाषाओं के दोष को दूर करते हुए दी गई कि भाई ऑलपोर्ट और आइजेनक की परिभाषाओं में तो भीतरी गुणों पर बल है। तो इन्होंने फिर उसको थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास किया। इन्होंने किताब भी लिखी, इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी, ध्यान देना, इनकी किताब का नाम है इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का परिचय, इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी। ये किताब कहते हैं कि मिस्टर वॉल्टर मिस्केल ने लिखी, और वॉल्टर मिस्केल ने इस किताब के अंदर कहते हैं व्यक्तित्व को डिफाइन किया, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा प्राय व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न से, यानी इन्होंने व्यवहार पर बल दिया, बाकी में भीतरी गुणों पर बल है। इन्होंने व्यवहार पर बल दिया और इन्होंने कहा व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न से है जिसमें चिंतन और संवेग भी शामिल कर सकते हैं, से जो प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी की परिस्थितियों से होने वाले समायोजन का निर्धारण करता है। बात यहां पर भी समायोजन की। अब आप समझ जाइए, आप में से कई विद्यार्थी ना बात बात पे गुस्सा करते हैं, समाज को कुछ नहीं, लेकिन देखिए व्यक्तित्व की सभी परिभाषाओं में व्यवहार समाज के साथ समायोजन की चर्चा हुई है। तो वॉल्टर मिस्केल ने क्या परिभाषा दी, वॉल्टर मिस्केल ने यह परिभाषा दी कि प्राय व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न से है, व्यवहार का विशिष्ट पैटर्न, तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न से है, व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न से है, जो एक बात और कह दूं, व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न से है। और विशिष्ट पैटर्न जो लिखा है ना, हम इसके अंदर लिख सकते हैं जिसमें चिंतन व संवेग भी सम्मिलित है, जिसमें चिंतन व संवेग, जिसके आधार पर व्यक्ति व्यवहार करता है, जैसे गुस्सा है, खुशी गम है, संवेग भी शामिल है। व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न से जिसमें चिंतन और संवेग भी शामिल है। व्यवहार के व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न से होता है जो प्रत्येक व्यक्ति का उसकी
जिंदगी की परिस्थितियों से होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उसकी जीवन की परिस्थितियों से होने वाले समायोजन का निर्धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति का उसकी जीवन की परिस्थितियों से होने वाले समायोजन का निर्धारण करता है। समायोजन का निर्धारण करता है। आपको ध्यान हो, यह परिभाषा वॉल्टर मिस्केल ने दी और वॉल्टर मिस्केल ने 1981 के अंदर इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी नाम की पुस्तक लिखी और जिसमें उन्होंने भीतरी गुणों की जगह, मैं फिर बता रहा हूं, इसमें उन्होंने व्यक्तित्व के अंदर भीतरी गुणों की जगह किस पर बल दिया? व्यवहार पर बल दिया। तो व्यक्तित्व की परिभाषा जब मिस्टर वॉल्टर मिस्केल ने दी तो उसमें आल्पोर्ट और आइजेनक ने तो भीतरी गुणों पर ज्यादा बल दिया था और इसने व्यवहार पर ज्यादा बल दिया। और व्यक्तित्व की परिभाषा में व्यवहार पर बल देते हुए इसने कहा कि व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न से जिसमें आप चिंतन और संवेग भी शामिल कर सकते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति का उसकी जीवन की परिस्थितियों से होने वाले अद्वितीय सामंजस्य या समायोजन का निर्धारण करता है। तो 3 परिभाषाएं बताई और मैंने व्यक्तित्व की अवधारणा को समझाने का यहां प्रयास किया है, लेकिन अभी कुछ और परिभाषाएं भी और व्यक्तित्व पर कुछ और बात भी हमारी बाकी है, क्योंकि कंसेप्ट और कंटेंट जब तक क्लियर नहीं होगा ना, व्यक्तित्व में कितना डेप्थ में जाए आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पर्सनैलिटी समझ में नहीं आई है। तो पहले तो आपको हर टर्म जब भी आप पढ़े तो 1-2 वीडियो उसके ऐसे देखें कि आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो कि आखिर पर्सनैलिटी चीज है क्या। कभी भी सवालों को जब घुमाता है ना एग्जामिनर, तो ये परिभाषाएं और ये जो उसका कंसेप्ट है ये हमारे को उत्तर की तह तक ले जाता है। तो निश्चित रूप से हम लोग व्यक्तित्व की अवधारणा को और भी आगे समझने का प्रयास करेंगे और व्यक्तित्व पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप लोग आराम से एक एक चीज को, और अगर कभी किसी विद्यार्थी को लगता है ना कि सर एक चीज को रिपीट कर रहे हो, टाइम ज्यादा लग रहा है, आप इसको डैड की स्पीड में करके देख लीजिए, क्योंकि मैं उसी रूप में पढ़ा रहा हूं जैसे ऑफलाइन के अंदर पढ़ाता हूं, क्योंकि हर विद्यार्थी जो देख रहा है उसका मेंटल लेवल क्या अलग है। तो अगर किसी स्टूडेंट को लगता है तो वो डैड की स्पीड में देख लो, 2 की स्पीड में देख लो, तो आपको 1 घंटे का वीडियो आप आधे घंटे के अंदर आराम से उसे कंप्लीट कर पाएंगे। निश्चित रूप से डैड की स्पीड सफिशिएंट है और मेरे लेक्चर के लिए तो मैं डैड की स्पीड मानता हूं कि डैड की स्पीड में ही देखिए, आप आराम से देख पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने व्यक्तित्व की अवधारणा को सुना, समझा, आपका शुक्रिया और आगे पढ़ते रहिए। जय हिंद।